हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो अब हम लोग देखने वाले हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो सीरीज चल रही है, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है भैया? डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। क्या नाम है? डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखना है, स्ट्रेटेजी एनालिसिस देखना है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखना है, कोर कॉम्पिटिटिव देखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस देखना है, स्वॉट एनालिसिस देखना है और ग्लोबलाइजेशन देखना है। इतने सारे कॉन्सेप्ट हमको देखने हैं। वन ऑफ द बिग चैप्टर ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बट इजी सबसे है, सबसे इजी चैप्टर है। डोंट वरी, देखो आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको भी पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में क्या है। मेन चीज़ आपको याद करनी है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, वो छोड़ देना सीधा। कुछ चीज़ छोड़नी इन द सेंस, एक बार रीडिंग मार देना एग्जाम से एक दिन पहले, सिर्फ उसका एक बार देख लिया, खत्म कर दिया उसको, फिर उस पर फोकस नहीं करना है। एग्जाम से एक दिन पहले, उसके पहले जब भी करोगे, मेनली जो कंटेंट है उस पर फोकस करना फिर, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में सबसे पहले, मेरा तरीका अलग है थोड़ा, मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस सबसे पहले पढ़ाता हूँ। देखते हैं हम लोग क्या होता है वो कैसे है। तो बट मैं वो सबसे पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका देखो, जो ये सेकेंड चैप्टर का अगर 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% अगर ये क्वेश्चन आता होगा, मतलब 100, तो फिर 70 to 80% चांस है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस ही आएगा। फिर 20-30% चांसेस रहते हैं कि नहीं यार दूसरा कुछ आ जाए, पर 70 to 80% पोर्टफोलियो एनालिसिस में से क्वेश्चन आएगा। और पोर्टफोलियो एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में भैया पोर्टफोलियो मतलब आता है, पोर्टफोलियो मतलब कि हमारा जो कंपनीज का, या है ना, बिजनेसेस, हमारी जो भी कंपनीज रहते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनका जब हम एक है ना मिक्सचर, उनका एक मिक्सचर रहता है हमारा, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने है ना 4-5 उसके प्रोडक्ट्स है, उनको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया हो उनका, उसको एक पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपको भी वो आइडिया होगा कि नहीं यार, पोर्टफोलियो मतलब ये होता है कि आप वो है ना, जो 3-4 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 या 4, जो भी 4-5 स्टॉक आपके हैं, जितने भी आपके स्टॉक है, उतने स्टॉक के एक पूरे बंच को हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कि यहाँ पे बिजनेसेस और आपका है ना, जो भी है ना प्रोडक्ट्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में बताया गया है। ये है पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस का भाई क्या सेपरेटली ऐसे पूछेगा तो नहीं, उसके अंदर के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मॉडल्स है, वो सब पूछेगा। सबसे पहले आपका एसबीओ। एसबीओ मतलब क्या होता है? एसबीओ मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। में भी आपने ये कहीं पढ़ा होगा, एक बार देख लेना है तो भी। एसबीओ मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब कि वो एक बिजनेस यूनिट हमारा का ऐसा है जो सेपरेटली रन करता है हमारा जो रेगुलर बिजनेस है उससे। उसके कॉम्पिटिटर भी सेपरेट होता है, सब चीजें उसकी सेपरेट होती है, ठीक है। वो है ना सिंगल ब्रांड या प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमारा हो गया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले, इट हैज सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान फॉर सेपरेटली। सेपरेटली रहता है उसका, सिंगल बिजनेस भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। एग्जांपल दूं मैं आपको एसबीओ का, तो एसबीओ का एग्जांपल ऐसा होता है जैसे एचयूएल है, तो एचयूएल के केस में सोप्स सोप्स जो उनका सेक्टर है, वो एक पर्टिकुलर उनका एसबीओ हो सकता है। सेकंड हम देखते हैं, इट हैज इज ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। उनके ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर होते हैं। इट हैज अ मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये तीनों इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, काय के बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू के। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व मतलब क्या कि हम बिजनेस में जब उतरते हैं, तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक्सपीरियंस आता जाता है, और हमें पता चलता जाता है कि हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है, ठीक है। तो वही वहाँ पे गिवन एक्सपीरियंस कर्व के केस में, एक्सपीरियंस कर्व इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज फॉर अप्लाइंग अ पोर्टफोलियो अप्रोच। तो एक्सपीरियंस कर्व के फीचर क्या, आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आती जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपीरियंस का, ये देखो। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट्स इन यूनिट आप बढ़ाते हो, आपका मतलब एक्सपीरियंस आपको आते जाता है, आपको यूनिट, आप प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ाते हो, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आता है। वही चीज़ भी वहाँ पे गिवन है। देखते हैं हम लोग फीचर्स क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, दे गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर। एक्सपीरियंस इज एन की बैरियर टू एंट्री। एक्सपीरियंस की बैरियर का क्या है? एंट्री की। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेस स्ट्रांगली एक्सपीरियंस इफेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख ले है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या, जब कोई भी बिजनेस में क्या लाइफ साइकिल रहते हैं उसकी, सबसे पहले वो बिजनेस का इंट्रोडक्शन होता है। वो इंट्रोडक्शन बोले तो जब वो बिजनेस नया नया मार्केट में आया है, नया नया वो देख रहा है कि बिजनेस कैसा है क्या, वो इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में उसका आता है ग्रोथ। ग्रोथ में वो बढ़ना चाहता है बिजनेस, वो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। एक पॉइंट ऑफ के टाइम के बाद वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, वो बिजनेस लीडर होता है, वो मैच्योरिटी है, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है। नॉर्मली यही होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ऐसा होता है हर कोई बिजनेस के साथ पे। और वही चीजें आपने नीचे गिवन है। उसके बाद में हम देख रहे हैं बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, तो वही बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो एनालिसिस का कंसेप्ट चल रहा है ये। बीसीजी मतलब क्या, देखो, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर ऊपर है और मार्केट ग्रोथ रेट इधर लेफ्ट साइड में। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक मिनट ना मैं पेन भी ले लेता अगर होगा यहाँ पे अवेलेबल तो हाँ, यहाँ पे नहीं होगा, वो होगा, जस्ट मिनट मैं वीडियो पॉज। हाँ ये देखिए, अब ये देखिए आप, ये है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है, और ये आपका आ गया, और ये आपका आ गया मार्केट ग्रोथ रेट। हाँ, तो जो भी हमारा अब आगे जितने भी मैं देखूंगा, एक चीज याद रखना, जो ऊपर साइड में है यहाँ पे, जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर साइड में, वहां पे आपका वो आएगा प्रोडक्ट्स या चीजें जो हमारे से रिलेटेड है, मतलब हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर। तो जो हमारा है वो ऊपर साइड में आ जाएगा, और जो मार्केट का है ग्रोथ रेट, वोथ रेट, जो भी बाकी कुछ भी है जो मार्केट का है, वो हमारा इधर साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट वो है हमारा। तो रिलेटिव मार्केट शेयर हाई लो और मार्केट ग्रोथ रेट हाई लो। तो रिलेटिव मार्केट शेयर जब आपका हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट जब आपका हाई है, तो दोनों हाई हाई है, तो आपका क्या आता है, स्टार। स्टार, ठीक है। स्टार मतलब क्या है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही बिजनेस चलाना है, आपको आगे जाके काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्सपांशन के लिए आप बहुत अच्छी तरीके में हो। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारा जब मार्केट शेयर लो है और हमारा मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। मार्केट शेयर अगर लो है तो हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क मतलब इसको दो चीजें और बोलते हैं हम, प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कार्ड। क्या क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको आपका ये जो है मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करना है। मार्केट शेयर क्यों है, ये चीज आपको करके आपको देखना है कि क्या क्या हमको करना चाहिए। यहाँ पे आपको हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है जब हमारा मार्केट शेयर हाई होता है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम होता है, जिसको हम लोग कैश काउ बोलते हैं। तो कैश काउ में हमारा ये एम रहता है, हमारा मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम है, तो हम जितना पैसा उससे निकाल सके उतना पैसा निकाल लो उससे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि क्योंकि अब देखो मार्केट ग्रोथ तो होने वाला है नहीं, ठीक है, मार्केट ग्रोथ तो धीरे धीरे होने वाला है, तो उससे मतलब पैसा निकालने की कोशिश करो, और जहां पैसा लगाना पड़े वहां पे लगा दो। ये कैश काउ देखो, कैश काउ वहां पे क्या, ये रहा, इज अ लो मार्केट हाई बिजनेस, they generate cash and have low cost. They have established successfully and need less investment to maintain their market share. In long run, when the growth rate slow, start becoming cash cow. ठीक है, start become cash cow. नेक्स्ट आता है रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। तो जब मार्केट शेयर भी आपका लो हो और मार्केट ग्रोथ रेट भी आपका लो हो तो उसको डॉग्स बोलते हैं। डॉग्स बोले तो आपका दोनों भी कम है, आपको उस टाइम पे बिजनेस को डाइवेस्ट कर देना चाहिए। तो वो बीसीजी मैट्रिक्स में आपका यही चीजें गिवन है। जब आपका दोनों भी हाई हो, बिल्ड करो, मतलब स्टार की बात कर रहा हूँ। जब आपका होल्ड करो, जब आपकी क्वेश्चन मार्क हो, हार्वेस्ट करो जब आपका बिजनेस है ना, हार्वेस्ट करो जब आपकी ये सिचुएशन हो कैश काउ वाली, और डाइवेस्ट करो जब आपकी सिचुएशन हो डॉग वाली। वही वहां पे गिवन है, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट। बिल्ड मतलब हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। होल्ड मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मार्केट शेयर को प्रिजर्व करो। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है कि है ना, बिल्ड, मैंने शायद से गलत बोल दिया, बिल्ड जो आता है वो हमारे इसके लिए आता है क्वेश्चन मार्क के लिए, स्टार के लिए हमारा होल्ड आता है। हार्वेस्ट मतलब आता है हमारा हेयर द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और डाइवेस्ट मतलब होता है हेयर द ऑब्जेक्टिव टू सेल और लिक्विडेट, ठीक है। तो देख लेना, वो आपको कंसेप्चुअल भी समझ गया होगा तो आपको आ जाएगा। बिल्ड होल्ड शायद से मैंने अलग बोल दिया था पहले टाइम पे, देख लेना आप लोगों ने वो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। क्या है एनसॉफ्स ग्रोथ प्रोडक्ट, एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। इसमें है आपको ये गिवन है,
देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू मार्केट, मैंने पिछली बार भी बताया कि जो हमारा है प्रोडक्ट हमारा है, मार्केट हमारा है क्या, नहीं है, तो वो प्रोडक्ट ऊपर आ गया, मार्केट लेफ्ट साइड में आ गया। आपको मैट्रिक्स बनाओगे एग्जाम में ये चीजें याद रखने को, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट साइड में क्या था ऊपर क्या था। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट होता है तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। मार्केट मतलब ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का। आपने अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, मेरी वीडियो सीरीज अगर आप फॉलो करोगे, आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट होता है तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। आप उसी सेम मार्केट में आप आगे बढ़ते हो, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। जब है ना एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट होता है, न्यू प्रोडक्ट, तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं कि आप उसी एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ तो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है लेकिन न्यू मार्केट होता है कि आप है ना पहले इंडिया में बेचते थे, आप अब आप पूरे एशिया में बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट का, आप न्यू मार्केट में चले गए। और जब आपका न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट होता है उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन, कि आप कंप्लीटली नए मार्केट में जाके कंप्लीटली है ना न्यू प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिफिकेशन। बाद में डाइवर्सिफिकेशन में हमें आगे जाके देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो चैप्टर नंबर 4 में देखा था। यहाँ पे हमने एनसॉफ के 4 चीजें देखी, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। वही चीज वहाँ पे आपको नीचे गिवन है। नेक्स्ट आता है हमारा एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ये देखो ये मैट्रिक्स इतनी बड़ी है, अब आप देखोगे ना तो ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, बट एग्जाम में जब भी इसका क्वेश्चन आता है, नॉर्मली तो नहीं आता, पर एग्जाम में जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ आपको इतनी चीजें गिवन दे देता है। ये जो नीचे लिखी है ना, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक, मतलब ये लेफ्ट वाली चीजें, लेफ्ट वाली चीजें। इसके ऊपर देखो, ऊपर जो साइड में जो चीजें गिवन है, ये वाली, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये तो है ना इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन गिवन है। इंट्रोडक्शन को इन्होंने इम्ब्रॉइनिक बोल दिया है, और डिक्लाइन को है ना एजिंग बोल दिया। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो वो इन्होंने फक्त वो उतने वर्ड चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं। अब ये लेफ्ट साइड का जो वर्ड है वो याद कैसे रखना है, वो चीज सबसे पहले समझो। याद कैसे रखना है वो चीज समझ लो, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा, ये देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का देखो और लास्ट नंबर का देखो। सबसे पहले डोमिनेंट एंड वीक। डोमिनेंट का अपोजिट क्या होता है, वीक। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट टीनेबल, और फेवरेबल का अपोजिट तो फेवरेबल ही होता है ना। डोमिनेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, टीनेबल, फेवरेबल, फेवरेबल। डोमिनेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, टीनेबल, फेवरेबल, फेवरेबल। डोमिनेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, टीनेबल, फेवरेबल, फेवरेबल। मेरे को तो याद हो गया यार, वापस से एक बार। डोमिनेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, टीनेबल, फेवरेबल, फेवरेबल। बस ऐसे ही याद करना है अपने को, हो गया। तो आपको ये चीज याद हो गई अभी। ये चीज देख लेना, आप बताता हूँ क्या किसका मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब ये काफी रेयर पोजीशन होती है भैया, कि आप टेक्नोलॉजी में एकदम मतलब लीडरशिप होता है, आपका पूरा लीडरशिप होती है। डोमिनेंट मतलब आप सबसे ऊपर हो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो विंडोज का, विंडोज जैसे आज ऊपर नहीं गया तो वो आ गया वहां पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बोले तो कि हाँ भाई आपका बिजनेस में पोजीशन अच्छी खासी, आपका फ्रीडम है, आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, स्ट्रॉन्ग भी अच्छा ही होता है। तो स्ट्रॉन्ग का अगर एक आधा एग्जाम्पल लिखना पड़े तो एप्पल। नेक्स्ट हमारा आता है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब कि है ना आप अच्छे हो, लेकिन आपका कोई भी कॉम्पिटिटर जो है, आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो स्टैंड आउट क्लियरली नहीं कर रहा, वो मतलब एकदम से सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आगे आपका फेवरेबल का कंडीशन, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं तो वन प्लस का, वन प्लस आज मोबाइल जो उनमें बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है टीनेबल। टीनेबल का होता है कि एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री। दे आर जनरली वल्नरेबल इन फेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो एयरटेल, वोडाफोन, कि अब जियो जियो वगैरह आ गए तो इसलिए फिर। और नेक्स्ट है हमारा वीक। तो वीक देखे हम लोग तो परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इन द कैटेगरी इज जनरली अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी है फॉर इम्पोर्ट पर इम्प्रूवमेंट डू नॉट डू एग्जिस्ट। इम्प्रूवमेंट के लिए परफॉर्मेंस एग्जिस्ट करता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, बट परफॉर्मेंस धीरा है हमारा, तो वो वीक हो गया। तो आपको ये नाम मेनली याद रखने हैं, ठीक है। डोमिनेंट, वीक, स्ट्रॉन्ग, टीनेबल और फेवरेबल, उसके बाद में अंदर में लिख देना। उसके बाद में आता है हमारा जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। अब स्टॉप लाइट बोलते क्या, अब आप जब भी है ना जाते हो बाहर तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स पे, ट्रैफिक में कैसा होता है, 3 होते हैं आपके। कौन से होते हैं 3? एक होता है रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड क्या होता है, थर्ड कौन सा होता है, येलो। पता है आपको भी पता है मुझे ये चीज, कोई नहीं हो। देखो सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेंथ ऊपर है, ऊपर देखो एक चीज मैंने बोला हुआ आपको, बिजनेस स्ट्रेंथ ऊपर है, हमारे जो है मार्केट अट्रैक्शन जो हमारे हाथ में नहीं वो इधर है। अगर बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है
और मार्केट अट्रैक्टिव हाई है तो आपको इन्वेस्ट एक्सपांड करना चाहिए। ग्रीन बता रहा हूँ मैं। अगर आपका बिजनेस स्ट्रेंथ है ना एवरेज है, आपका है ना ये वाला अपना मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो आपको आपको इन्वेस्ट एक्सपांड करना चाहिए तीनों केस में। बिजनेस स्ट्रेंथ अगर आपका स्ट्रांग है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये है ना वीक जैसे येलो येलो जो भी आ रहा है, तो आप आपको सिलेक्ट या अर्न करना चाहिए। सिलेक्ट अर्न सिलेक्ट करना ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए, अर्न करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो है बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा अगर ये है क्या बोलते वीक है, और ये मार्केट अट्रैक्टिव जो आपको रेड वाले 3 दिख रहे हैं, उसमें हमको हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो भी हम तब कैसे करेंगे, तो तब अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिजनेस स्ट्रेंथ लिखना है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस लिखना है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं, छः के छः मतलब ऐसे बॉक्स बनाना है। वहाँ पे फिर आपको इन्वेस्ट एक्सपांड ऐसे लिख देना है, नहीं तो ग्रीन 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 ऐसे जी 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 लिख देना, वाई 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 लिख देना, आर 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 लिख देना, और नीचे जी इक्वल्स टू करके इन्वेस्ट एक्सपांड कर देना, वाई इक्वल्स टू करके ये लिख देना, और आर इक्वल्स टू करके ये लिख देना। एग्जाम में अभी तक आया ही नहीं, इसलिए है ना सजेस्टेड में इसका आंसर ऐसे ही आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी तक तो आया नहीं, आगे पता नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रेंथ मतलब होता है भैया इनहरेंट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनहरेंट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हमारा देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी इंटरनल होते हैं, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे एक्सटर्नल होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रेंथ मतलब क्या कि इनहरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वीकनेस मतलब इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन। स्ट्रेंथ मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्रेंथ है। और नेक्स्ट हमारा आता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब कि भैया है ना ये पूरे मार्केट को सबको मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। और थ्रेट मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। तो थ्रेट मतलब कि पूरे मार्केट में सबको लिए ये थ्रेट है। जैसे कोविड आ गया, सबके लिए थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी बोलूँ तो अब जैसे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स वाली कंपनीज है, उनके लिए अगर कोई है ना फीफा वर्ल्ड कप वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया में, तो वो अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेंथ बोले तो कि हमारी एम्प्लॉय बहुत अच्छे है। वीकनेस बोलते हम टेक्नोलॉजी के लिए पीछे है, ये हमारी वीकनेस है। तो ऐसे ये चारों मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। Significance of significance of SWOT analysis lies in the following point. It provide a logical framework for analyzing. आप पहले स्ट्रेंथ देखते हो हमारी क्या वीकनेस देखते हो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखते हो, और आपका थ्रेट्स देखते हो। तो ये सब देखने के बाद आपको लॉजिकल फ्रेमवर्क लग जाता है, आपको एनालिसिस करते हैं कि आपको बिजनेस कैसा है, क्या है, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इट प्रेजेंट अ कंपेरेटिव अकाउंट, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी थ्रेड भी देखते हो और स्ट्रेंथ भी देखते हो, तो आपको कंपेरेटिव अकाउंट पता चल जाता है, मतलब कि कैसा है मार्केट, कैसा है इंटरनल मार्केट, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या क्या है, ये सब चीज़ आपको पता चल जाती है। इट गाइड द स्ट्रेटेजीज इन स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन। और स्ट्रेटेजी जब भी हम बनाते हैं तो हम मेनली मैंने ना स्ट्रेटेजी बनाने वाले चैप्टर में बताया था कि आप स्वॉट एनालिसिस करो, तो ताकि आपको पता चले कि आप कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज को क्या क्या करने वाले हो, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वही स्वॉट एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे एग्जांपल्स और वो सब चीज़ की मैंने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉस एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी देखो SWOT, ये TOWS, टोटली उल्टा, उसका टोटली उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी उसमें एक ही कमी थी, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखो वो कैसा था कि वो स्ट्रेंथ के साथ में स्ट्रेंथ और वीकनेस का कंपैरिजन करता था, स्ट्रेंथ के साथ में कंपैरिजन नहीं करता, ये कंपैरिजन करके देखता है। वहाँ पे वो आप इंडिविजुअली देखते थे, ये कंपैरिजन करता है स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी के साथ, वीक का अपॉर्चुनिटी के साथ। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस का इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि देखो आपकी या तो स्ट्रेंथ हो सकती है या तो वीकनेस हो सकती है, या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है या तो आपके लिए थ्रेट हो सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है थ्रेट भी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब वो डिफरेंटली आपको, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही चीज आपके लिए दोनों है, वो या तो वो चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या तो वो चीज आपके लिए थ्रेट है। या तो वो चीज से रिलेटेड जो है आपके स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। फॉर एग्जांपल अगर है ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी मतलब जो है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं उनके लिए अगर कोई स्पोर्ट्स चीज़ें बन रही है तो अपॉर्चुनिटी है। और स्ट्रेंथ क्या है कि स्ट्रेंथ मतलब कि जो है ना हमारे
कंपनीज के एम्प्लॉय वगैरह टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ज़्यादा है हम लोग, तो वो स्ट्रेंथ हो गया हमारी। तो या तो स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस या अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ या थ्रेट है और वीकनेस या थ्रेट है। तो वही गिवन है, एस स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होता है एसओ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी होता है तो डब्ल्यू, स्ट्रेंथ और थ्रेट होता है तो एस टी, और वीकनेस और थ्रेट होता है तो डब्ल्यू टी। अब मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था वो चीज़ याद रखो, जो हमारा है स्ट्रेंथ वीकनेस वो ऊपर है, जो बाहर का है अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। इंटरनल ऊपर है, एक्सटर्नल बाहर है, और इंटरनल पहले लेना एस ओ डब्ल्यू ओ एस टी डब्ल्यू टी, ओ एस मत करके आना वहां पे, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो स्ट्रेंथ और जब अपॉर्चुनिटी होता है आपका तो यूज स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, डब्ल्यू जब होता है तो ओवरकमिंग द वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब स्ट्रेंथ और थ्रेट होता है तो यूज स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट, और वीकनेस और थ्रेट होता है तो मिनिमाइज वीकनेस टू अवॉइड थ्रेट। तो ये आपको टोज मैट्रिक्स, स्वॉट मैट्रिक्स का आगे का वर्जन है, वो आगे के बारे में बताता है, टोज मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे आता है डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी के डिफरेंट लेवल कौन से होते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है हमने, काफी जगह पढ़ा है। सबसे पहले आता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो कॉर्पोरेट वहाँ पे बनाते हैं और उनको आगे के बारे में बताते हैं हमको कैसे कैसे क्या क्या होगा, सब चीज़ें इनके पास रहती है मोस्टली। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, जो है ना बिजनेसेस पे बनती है इंडिविजुअली। और नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। और फोर्थ नंबर यहाँ पे देखो, वो तीन तो हमने भी आप पहले काफी बार पढ़ चुके, चैप्टर नंबर 1 में देखा, इधर उधर देखा। फोर्थ है ग्लोबल स्ट्रेटेजी। क्या है ग्लोबल स्ट्रेटेजी, मतलब कि हम अगर हम बाहर के मार्केट में जा रहे हैं तो वहां पे कैसे क्या, जहाँ पे जाके हमारी जो भी स्ट्रेटेजी होंगी उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैंने पोर्टफोलियो एनालिसिस आपको यहाँ पे बता दिया पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर पढ़ाऊंगा, ग्लोबलाइजेशन में लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मेरे पढ़ाने का मतलब मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट था। आप पोर्टफोलियो एनालिसिस मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप एक रीडिंग मारोगे आपको जो भी ये जितने भी मैट्रिक्स वैट्रिक्स देखे हमने, वो चीज़ याद आ गया, आपका हो गया फिर। ठीक है, ये आ गए हम लोग। इसके बाद में हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या चीज़ है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब क्या कि आपको कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना है पूरी तरीके से, ठीक है। कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका कॉम्पिटिटर कैसा है, आपके कॉम्पिटिशन में क्या क्या लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ें कॉम्पिटिटर के बारे में जानने वाली सब चीज़ें को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आपका एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के लिए क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है उसको आइडेंटिफाई करो। सेकंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करो कि भैया वो कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी, वो किस तरह से विचार करता है, ठीक है, वो किस तरह के क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है वो देखो। वीकनेस देखो, अब मैंने आपको पहले स्वॉट एनालिसिस में पढ़ाया कि स्ट्रेंथ वीकनेस ये है ना, उसके डिफरेंट रहेंगे, हमारे डिफरेंट रहेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रहेंगे, जो एक्सटर्नल मार्केट है वो दोनों के लिए सेम रहेंगे। तो उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है कि उसके पास इंप्लॉय अच्छे है, उसकी वीकनेस क्या है, वो टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं करते, ये उसकी वीकनेस है। तो अपने को क्या है, अपने को उसकी जो स्ट्रेंथ है हमको भी अच्छे इंप्लॉय रखना है, और उसकी जो वीकनेस है उस पर अपने को काम करना है कि उसकी वीकनेस है ना अपने को वो स्ट्रेंथ बनाने का, ताकि अपने पास है ना जो भी कस्टमर हुआ है। तो है ना सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पहचानने के स्टेप्स। ये एक ही चीज आपको इसमें याद रखनी थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब क्या, इवोल्यूशन, विजन, मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी एनालिसिस में पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करते हो कि हाँ भाई क्या कैसे क्या था। एक्सटर्नल एनालिसिस करते हो, इंटरनल एनालिसिस करते हो, अपॉर्चुनिटी से देखते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हो, इन सब चीज़ों का एनालिसिस को स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बोलते हैं। ये क्या भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? द आंसर इज नो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली नहीं आते हैं। आ गए तो आप ऐसा है, देखो आप स्ट्रेटेजी एनालिसिस का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, बाई चांस बोल रहा हूँ मैं, बाई चांस आपको उतना पता स्ट्रेंथ वीकनेस देंगे, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखेंगे, ये दो चीज़ें आपको क्लियर है। उसके बाद में एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एनालिसिस करेंगे, ये चार चीज़ें को आपने लिख लिए। उसके बाद में उसके नीचे कंटेंट लिख दिया कि उसमें क्या क्या होता है, हो गया आपके, वही चीज़ है ना उसमें, उसको अंडरलाइन कर देना, जो भी मेन मेन कीवर्ड्स है उनको, मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, इतनी चीज़ों को अंडरलाइन करके आ जाओ। उसको जो भी चेकर है उनको आपका वो चीज़ अंडरलाइन की हुई दिख गई, वो आपसे इंप्रेस हो गए, उन्होंने राइट राइट दे दिया, है ना।
वही चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इशू टू बी कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजी एनालिसिस। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजी का इवोल्यूशन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर होता है स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन में। वही वहाँ पे आपको गिवन है कि टाइम और स्ट्रेटेजिक रिस्क, जब टाइम आपका शॉर्ट टाइम होता है, लॉन्ग टाइम होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। जब शॉर्ट टाइम और एक्सटर्नल होता है तो एरर इन इंटरप्रेटिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट स्ट्रेटेजी फेल्यूर। लॉन्ग टाइम होता है तो स्ट्रेटेजिक रिस्क का बता रहा है ये। लॉन्ग टाइम होता है तो चेंज इन इन्वायरमेंट लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। जब टाइम आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क इंटरनल होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड। और वही आपको जीवन है कि इनकंसिस्टेंट लॉन्ग टाइम होता है और स्ट्रेटेजिक रिस्क इंटरनल होता है। इनकंसिस्टेंट विद स्ट्रेटेजी आर डेवलप ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इंटरनल कैपेसिटी। तो ये डिफरेंट टाइम हमारे पास कैसा है, शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम, और स्ट्रेटेजिक रिस्क कैसा हमारा एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इस पे हमारा स्ट्रेटेजिक रिस्क किस तरह से डिपेंड करेगा, वो चीज़ें वहाँ पे गिवन है। ये भी मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है, मतलब आया नहीं आज तक। उसके बाद में मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कम से कम ये पेजेस तो भी गिन लोगे ना आप तो 7-8 पेजेस है कुछ तो भी। और एक भी क्वेश्चन आज तक ना एमटीबी में, मतलब मैंने तो नहीं देखा इसलिए, मतलब मैंने जितने एनालिसिस किए हैं, मतलब न्यू सिलेबस में तो नहीं है, ओल्ड सिलेबस में ये कुछ डिफरेंट नेम से था। डिफरेंट नेम से तब था तो तब वहाँ पे आता भी था। तो आपने एक रीडिंग इसकी मारनी है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद को करना है। मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक में। तो आपको इतने पेजेस वो, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने एक बार तो भी रीडिंग कर लेना, ये आपके ऊपर है। आप एक बार रीडिंग करना, आप बोलोगे भाई आप पूरा सिलेबस नहीं करा रहे, तो देखो यार मैंने पहले दिन भी बोला था, मेरा एम ये है कि आपको एग्जाम में पास कराना और आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझाना। जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी रहता है, वो मैंने अच्छे से बताया आपको कि स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है। मेरा एम ये है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से लाना और सेकेंडली आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाना। अब जो वेस्टेजेस मटेरियल जो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत ही है, अदरवाइज इतना प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस में नहीं लेते और एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता, उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड में मैं थोड़ा बहुत रह रहा हूँ अभी फिलहाल। ये 3 चैप्टर्स के रिलेटेड 8, 7 और सेकेंड, ये 3 चैप्टर मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने हैं आपको। क्योंकि ऐसा है कि अब देखो मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो मुझे आपको फटाफट करवाना है, आपका कोर्स भी करवाना है। उसके बाद में मैं कुछ और चीज़ें भी प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, वो चीज़ें भी मुझे आपको प्रोवाइड करने की है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो भी अटैम्प्ट में है वो अटैम्प्ट में आपका अच्छे मार्क्स से आप निकल सको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है भैया, वो चीज़ हम देखते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिक स्ट्रेंथ। आपकी कुछ तो भी ऐसी एक अच्छी स्ट्रेंथ है कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके पास है और आप ही उसमें मतलब एकदम बेस्ट हो। ठीक है, कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी रेदर देन द इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्नोलॉजी। कॉम्पिटेंसी के बारे में बता रहे, ठीक है। देयरफॉर core competency cannot be built on one capability or single technology know-how. Instead, it has to integration of many resources. अब कोर कॉम्पिटेंसी मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही बिजनेस के पास रह जाए। कोर कॉम्पिटेंसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 2-3 बिजनेस में बढ़ती ही है। यहाँ पे बताया हुआ कोर कॉम्पिटेंसी में, अकॉर्डिंग टू सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, मेजर कोर कॉम्पिटेंसी आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरिया: कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ अदर मार्केट। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, द कंपनी कैन कंसिडर हैविंग अ कॉम्पिटिटिव core competency if competency is unique and difficult to competitor to imitate। कॉम्पिटेंसी आपकी यूनिक है, कुछ तो भी आपके पास, कुछ तो भी वो यूनिक चीज़ है, और कॉम्पिटिटर जो है उसको वो चीज़ को कॉपी करना वो है ना डिफ़िकल्ट है। तो इस दुनिया में देखो डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसा एक थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी, तो उनके लिए वो थोड़ा टाइम जो है उतने के लिए अपन है वो एडवांटेज ले लेंगे, तो वो है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मतलब द सर्विस और प्रोडक्ट हैज़ टू हैव अ रियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एज रीजन टू चूज टू परचेज देम। तो मतलब वो कस्टमर को कुछ तो भी वैल्यू ऐड देना चाहिए हमारी जो भी कोर कॉम्पिटेंसी, उस कोर कॉम्पिटेंसी के कारण। और थर्ड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी।
कोर कॉम्पिटेंसी मस्ट बी एप्लीकेबल टू होल ऑर्गेनाइजेशन, वो होल ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होना चाहिए। ये 3 आपको मेन कीवर्ड याद रखना, अंडर का एक जो ब्लैक लाइट वहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल पे हाईलाइटेड है ऑलरेडी, वो आपको लिखनी है। इफ 3 ऑफ द अबव कंडीशन आर मेट देन कंपनी कैन रिगार्ड इट्स कॉम्पिटेंसी एज कोर कॉम्पिटेंसी। तो मतलब अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके मेट होते हैं तो फिर आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको आप कोर कॉम्पिटेंसी ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, a core competency fulfill three criteria. It provide potential access to wide variety of market, आपको wide variety of market में access देता है। Second, should make significant contribution to pursue customer benefit to end product, और थर्ड है it should be difficult to imitate for competitor, difficult हो है competitor के लिए imitate करना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। For specific criteria of sustaining competence that firm can use to determine those capability that can be core competency. Capability that are valuable, rare, costly to imitate, non substitutable और core competency। अब वो आपके पास जो चीज़ है उसको core competency आप कब बोलेंगे, जब वो valuable होंगी, उसका value होगा। सेकेंड, वो रेयर होंगे, वो कम होगा मार्केट में। ऐसा नहीं कि अब सबके पास है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी कैसे हो गई। फर्स्ट है वो वैल्यूएबल, सेकंड है वो रेयर, थर्ड है हमारा कॉस्टली टू इमिटेट। अगर हमारा कोई है ना कॉम्पिटिटर है, वो उस चीज़ को अगर इमिटेट करना चाहता है, उस चीज़ को कॉपी करना चाहता है, तो उसके लिए वो चीज़ काफ़ी भारी है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर ले तो इंटेल का, यहाँ पे भी इंटेल का ही गिवन है, इंटेल का कॉपी करना है। नेक्स्ट है हमारा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल और टाटा, तो वही हमने नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, उसको इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई मार्केट में अवेलेबल। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, ये चारों देख लिया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है ये वैल्यू चेन। माइकल पोर्टर साहब ने हमारे वैल्यू चेन दिया। सबसे पहले बताया उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज, बाद में सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी को एक्टिविटीज कौन से होते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केट, सेल्स एंड सर्विस, ठीक है। और हमारे सपोर्टिंग एक्टिविटीज कौन से होते हैं, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट, ये हमारे होते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब जो प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सपोर्टिंग मतलब जो प्राइमरी को सपोर्ट करते हैं उनको हम लोग सपोर्टिंग बोलते हैं। यही एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे गिवन है। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका क्या क्या आता है, इनबाउंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो उनके इनबाउंड एक्टिविटीज में क्या आता है, रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सब इनबाउंड में आता है। सेकंड, ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्म दिस इनटू फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट आता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक की स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट टू कस्टमर। नेक्स्ट आता है मार्केट एंड सेल्स, प्रोवाइड मींस वेयर बाय कंज्यूमर यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एबल टू परचेज इट। और नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस। सर्विस बोले तो प्रोडक्ट और सर्विस के प्रोडक्ट और अब जो मतलब इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, ये सब जो सर्विस देते हो वो सर्विस की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्टिंग एक्टिविटी। सपोर्टिंग एक्टिविटी आता है हमारा प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो हम जो फिर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को है ना लेते हैं उसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सपोर्टिंग एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो आ गया हमारा है ना सपोर्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आता है हमारा लिंकेजेस। तो लिंकेजेस अगर एग्जाम में आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेजेस इन वैल्यू चेन कुड क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले लिंकेजेस होता था प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी के बीच में, कि हाँ भाई ये दोनों के बीच में लिंकेजेस है। सेकंड हमारा लिंकेज हो सकता है प्राइमरी एक्टिविटी के मतलब इश्यूज जो होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में वो बताया गया। सेकंड हमारा प्राइमरी और सपोर्टिंग में लिंकेजेस हो सकता है, और थर्ड हमारा सपोर्टिंग और सपोर्टिंग में लिंकेजेस हो सकता है। ये आप एक बार पढ़ लूंगे तो भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होती ये चीज़ क्लियर तो भी इतनी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा चाहिए प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी कि आपको एकदम से फोकस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपको आपको कॉम्पिटिटर के थ्रू कुछ एडवांटेज दे, एड ऑन कुछ आपको है ना एडवांटेज दे, उसको बोलते हैं हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में एक क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आता है मतलब एग्जाम में ये, sustainability of competitive advantage. The sustainability of competitive advantage and the firm's ability to earn profit from its competitive advantage depend upon four major characteristics of resources. चार कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करता है। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी, द पीरियड ऑफ टाइम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द रेट firm's resource and capability deteriorate in the industry where the rate of product innovator is fast, product patent are quite likely become obsolete. ड्यूरेबिलिटी, आपका प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है उस चीज़ पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ट्रांसफरेबिलिटी, आपका ट्रांसफरेबिलिटी कैसी है उस पर है। इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी,
ये 4 चीज़ आपको ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, इस चीज़ पे आपका फर्म कैसे रहेगा, आपका उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब देखो आप बोलोगे भाई आपने पोर्टफोलियो एनालिसिस थोड़ा ठीक में समझाया, बट उसके ऊपर के जो पॉइंट है आपने इतने फास्ट में समझा, समझे ही नहीं भैया। तो समझे नहीं तो ऐसा है कि वो चीज़ देखो, वो मैं मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वो चीज़ मैं गो ऑन कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है पर्सनली, नहीं तो आपको किसी आपके फैकल्टी ने बताया होगा कि नहीं यार है ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ अगर मैंने नहीं पढ़ाई है तो कोई बात नहीं ना, आप एक बार उसके रीडिंग कर दो, या आपने कहीं दूसरी फैकल्टी से भी पढ़ा होगा ऑलरेडी, या नहीं भी पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम भी होगा, आप एक बार नॉर्मल रीडिंग मार दो। अगर नॉर्मल रीडिंग के बाद में भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, बता दूंगा। ऐसे देखो यार वही ऑप्शन है ना। अब मैं कंप्लीटली आपको बेसिकली अगर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बताता जाऊंगा तो ये वीडियो हमारे काफी लंबे हो जाएंगे, 2 ढाई से 3 घंटे 4 घंटे की हो जाएंगे। आई डोंट वांट मतलब टू मच ऐसा, मैं इतना आपको कॉम्प्लेक्स में नहीं डालना चाहता, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूँ, शॉर्ट में आप लोग समझ लो, उसके बाद में आपको इश्यू आता है आप पूछो मेरे को, मैं बताने को रेडी हूँ, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन लास्ट कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हमारी जो कंपनी है वो ग्लोबल मार्केट में जा रही है। कहाँ पे जा रही है? हमारी ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबलाइजेशन में वही हमको सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट गिवन है कि हमारी कंपनी जब ग्लोबल मार्केट में जाती है तो वो ग्लोबल मार्केट में किस तरह से रहेगी। हाँ, तो वो उसका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी मतलब कि वो थ्रू आउट द ग्लोबल कंपनी का एक आधा एग्जाम्पल अगर हम दें तो अमेजोन, मतलब अमेजोन तो उससे आ गया, वॉलमार्ट वगैरह, ऐसे जो ग्लोबल कंपनीज है वो काफ़ी उनके ये है। तो देखते हैं हम ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्लोबल कंपनी की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है? 3। इट इज़ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। वो कॉन्ग्लोमरेट होती है मल्टीपल यूनिट्स की, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का है ना मिक्सचर्स होता है, बट लिंक बाय कॉमन ओनरशिप। उनका ओनर कौन होता है? सिंगल होता है। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा हुआ है। अब है ना वो देख लेना आपने, चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था है ना, अपने कहाँ में देखा था, मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं, अपने है ना डाइवेस्टमेंट में हमने देखा था कोजेनरी, कॉन्ग्लोमरेट, ऐसे। तो कॉन्ग्लोमरेट मल्टीपल यूनिट्स का होता है लेकिन ओनरशिप कॉमन होती है। मल्टीपल यूनिट ड्रॉ ऑन कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और द यूनिट रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटजी बिसाइड इट्स मैनेजर एंड शेयर होल्डर आर ऑल्सो बेस्ड इन डिफरेंट नेशंस। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था व्हाई डू कंपनीज गो गो ग्लोबल। कंपनीज ग्लोबल क्यों जाती है, ये क्वेश्चन है। वो ऊपर वाला तो मैंने आपको ऐसे बताया, समझते आके क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डू कंपनीज ग्लो ग्लोबल, कंपनी ग्लोबल क्यों जाती है। अब एग्जिस्टिंग मार्केट में ना, एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या वाला है तो ग्लोबल क्यों जाती है। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज नीडेड टू ग्रो। उनको इच्छा है कि भाई हमको ग्रो करना है मार्केट में, ठीक है, इसलिए वो ग्लोबल जाते हैं। सेकंड इज रैपिड चेंजिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब thanks to faster combination, speeder transportation, growing financial flow and rapid technology changes। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को है ना बराबर अपने लाने के लिए वो जो है ना ग्लोबल जाते हैं। द डोमेस्टिक मार्केट आर नो लॉन्गर एडुकेट एंड रिच। जो डोमेस्टिक मार्केट है वो आपके अभी और बढ़ नहीं सकते हैं। देयर कैन बी अ वेराइड अदर रीजन सच एज नीड ऑफ रिलायबल और चीपर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर। आपके लेबर और रॉ मटेरियल जहाँ पे आप दूसरी जगह जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आपको चीप मतलब है ना कम प्राइजेस में अवेलेबल है, इसलिए आप वहाँ पे जा रहे हो। कंपनीज ऑफन सेटअप ओवरसी प्लान टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि आपको वहाँ से प्रोडक्ट अब यहाँ पे आके करना पड़ता होगा। तो अगर आप अपना सेटअप ही वहाँ पे लगा दो वो कंट्री में जाके तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पैसा कम लग जाएगा। व्हेन एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइंड फॉरेन मार्केट टू ओपन अप एंड ग्रो बिग, दे आर नेचुरली लुक टू ओवरसीज मैन्युफैक्चर। जैसे हमारे इंडिया में 1993 है कि 1991 है, आई थिंक 1991 में हमारा एलपीजी आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके पहले ग्लोबल कंपनीज ना अकेले में नहीं आ सकती, वो कॉम्बिनेशन में आना पड़ता था उनको, मर्जर के साथ पे एक आधे। उसके बाद कंपनी इंडिविजुअली भी अपना बिजनेस कर सकते थे। तो इंडिविजुअली तब बिजनेस अगर कर सकते थे कंपनीज, तो उसके बाद में उनको वो मार्केट ओपन हो गया ना उनके लिए, तो वो आ गए उसके बाद में। नेक्स्ट हमारा द राइज ऑफ सर्विस
to constitute the largest single sector in the world economy and regional economic integration, which has involved both the world largest economy as well as certain development. तो इकोनॉमी का राइज हो रहा है, इसलिए फिर जाते हैं सेकंड, अपरेंट एंड रियल कोलैप्स इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर रीडिफाइन द रोल ऑफ स्टेट्स एंड इंडस्ट्री। कि अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेड बैरियर है वो ट्रेड बैरियर कम कर रहे हैं गवर्नमेंट, ताकि हमारे पास पे बाहर के कंट्रीज में जो जो प्रोडक्ट है वो आ सके, ताकि हमारे कंट्री का एक्सपांशन हो। तो इसलिए फिर कंपनीज ग्लोबल जाती है। ग्लोबलाइजेशन हैड मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्री टू फॉर्म स्ट्रेटेजी अलायंस टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी टेक्नोलॉजी थ्रेट एंड लेवरेज देयर रिस्पेक्ट टू कंपेरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कंपेरेटिव और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने कॉम्पिटिशन पे लेने के लिए कंपनी ग्लोबल जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट बार में समरी गिवन है, वो तो आपको पूरे चैप्टर की वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई है, कुछ चीज़ें है ना आपको है ना ओवरव्यू दिया है, और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताई है। तो जो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया वो आपको रीड करना है, जो मैंने ओवरव्यू दिया है वो आपको देखना है कि हाँ भैया इसमें ये चीज़ था। और जो मैंने समझाया उसको मोस्टली रिवाइज करना है, कि जो मैंने समझाया वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया भी होगा आप एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि आपको देखो एग्जाम में पेपर जब आता है ना, जितने भी आपको आपको अभी कितना भी लग रहा हो, जितना आप ऑडिट का पेपर देख के आओगे आपको 1.5 दिन होगा रिवाइज करने के लिए। आपको 1.5 दिन में पूरा EIS प्लस SM दोनों आपको रिवाइज करना है। SM में 8 चैप्टर है, EIS में आई थिंक 5 या 6 चैप्टर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आपका कुछ तो भी उसमें भी उतने चैप्टर्स हैं। तो दोनों मिला के आपको पूरे चैप्टर रिवाइज करना है। इसके मेन कीवर्ड्स पूरे आपको हाईलाइट, मेन कीवर्ड्स आपको पूरे लर्न करने पड़ते हैं, और मेन कीवर्ड्स एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। अब आप बोलोगे कंप्लीटली बताओ, तो कंप्लीटली मैं बता दूंगा आपको। अभी 4-5 घंटे जाएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कैसे करोगे ये चीज़ बताऊंगी। और कंप्लीटली बताने में एक चीज़ ऐसी है कि आपका भी अभी अनड्यू टाइम चला जाएगा। मैंने आपको इतना बता दिया, आपने इतना समझ लिया, इतनी चीज़ों को बार बार रिवाइज अगर करोगे तो इतनी ही चीज़ें आपके एक्यूरेटली लर्न हो जाएंगी। तो वही वहाँ पे एग्जाम में लिखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे, आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बिलीव मी, इतना बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ आपके लिए, मतलब ऑसम एकदम। और सब्सक्राइब तो कर दो यार, मतलब आई डोंट, मतलब मैं और क्या चीज़ बताऊँ आपको, है ना। आपको पूरे SM के लेक्चर्स फ्री कर रहा हूँ, बाकी भी चीज़ें ला रहा हूँ आपके लिए। तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि आपसे भी कुछ ना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट करूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं ऐसा नहीं मांग रहा मॉनेटरी टर्म में मैं कुछ पैसे वैसे मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब में क्या ही जा रहा है। और आपको पैसे भी नहीं लग रहे ना सब्सक्राइब के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब के आपके पैसे भी नहीं लग रहे। दोस्तों को शेयर तो मतलब है ना, CS स्टूडेंट होते ही वैसे जाएगी यार, हम ही पास होंगे, पर ठीक है। वो लाइक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में पैसे थोड़ी आते हैं यार। और कुछ भी न्यू वीडियोस आती है एग्जाम तक में कर लो, मैं तो ये बोलता हूँ एग्जाम तक में कर लो, उसके बाद बोले अनसब्सक्राइब करना। एग्जाम तक में कुछ भी न्यू वीडियो आता है तो आपको फायदा में होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम एक बार हो गए उसके बाद में फुल्ली इंजॉय करो जब छुट्टियां मिलती है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।